हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट के पीजीटी के जो लास्ट ईयर होता है 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका केमिस्ट्री पोर्शन को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आप सभी को पता है जैसे कि हमारा पीजीटी एचटेट के अंदर 60 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है। तो 60 के 60 क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जितने और टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को भी क्या करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। देखो हमारा टोटल जो एच टेट का पेपर होता है आप सभी को पता है, एच टेट का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है और हमें चाहिए होता है 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी में, और बाकी कैटेगरीज के अंदर 82 मार्क्स चाहिए होते हैं एच टेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो हमारे लिए केमिस्ट्री जो अपना सब्जेक्ट है इसका जो पोर्शन है वो 60 मार्क्स का होता है। अगर हम इसमें से 55 प्लस जो कि अचीवेबल होते हैं और क्वेश्चन जो आते हैं ईजी आते हैं, जो केमिस्ट्री पोर्शन आता है काफ़ी ईजी आता है, तो इसके अंदर हम 55 प्लस क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो 2022 का रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। जो हमारे पास पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के ये 5077 मतलब 5077 कैंडिडेट से, बट उनमें से क्वालिफाई कितनों का हुआ था, सिर्फ 475 कैंडिडेट्स का ही क्वालिफाई होता। मतलब बहुत ही कम रेशियो है जिन स्टूडेंट्स का एच टेट पी जी टी क्वालिफाई होता। क्यों हुआ था? तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन ईजी था बट जो सी डी पी वाला पोर्शन था वो काफ़ी हार्ड था। तो इट मीन्स हमें जो अपना मेन सब्जेक्ट है इसके ऊपर तो फुल फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारे पास सी डी पी है वो कहीं से भी उठा के डाल सकते हैं, बट जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो फिक्स है और क्वेश्चन ईजी आते हैं। बस हमें क्या करनी है, प्रॉपर वे में अपने कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। अबाउट माई सेल्फ बरजेश सिंगला, बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब। मैंने अपनी एमएससी केमिस्ट्री किया एनआईटी जलंधर से और सीएसआर नेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 थी। सीएसआर नेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 था और काफ़ी टाइम से मैं पीजीटी के लिए केमिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस को देखेंगे जो भी हमारे क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम में, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस। देखो पहला क्वेश्चन था जो ये 2022 का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसमें हम डिटेल वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे और जो भी और टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे, विल्सन्स डिसीज कॉज एकमुलेशन ऑफ विच मेटल इन लीवर एंड किडनी एंड ब्रेन। तो जो हमारे पास विल्सन डिसीज होता है ये किसकी एक्सेस के कारण होता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ ड्यू टू एक्सेस ऑफ कॉपर। जब हमारी बॉडी के अंदर कॉपर की अमाउंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब हमें कौन सा डिसीज़ होता है? विल्सन्स डिसीज़ होता है। तो इस डिसीज़ में बेसिकली क्या होता है हमारे पास? अब और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? ये तो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया जो हमें पता होगा बिकॉज ये इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बट और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ये किस मेटलो एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो डेफिशिएंसी किस मेटल एंजाइम की होती है? जो हमारे पास डेफिशिएंसी होती है डेट इज सेरुलोप्लाज्मी, ठीक है। इसकी कमी के कारण हमारे पास क्या होता है, जो हमें विल्सन डिसीज होता है। और एक्सेस किसका हो जाता है? कॉपर का। अब अगर हमें इस डिसीज को ठीक करना है तो हमें कॉपर की अमाउंट को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम ईडीटीए, ठीक है। ईडीटीए आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ईडीटीए क्या होता है? हमारे पास एक लिगेंड होता है। तो ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। तो इसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली विल्सन डिसीज को ट्रीट करने के लिए। और बेसिकली ईडीटीए क्या करता है, जो हमारे पास कॉपर एक्सेस में होता है उसके साथ क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये वाला हमारे पास क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है। तो जो हमारे पास बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ कॉपर होता है वो ये कॉम्प्लेक्स बना के क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, कॉपर की जो एक्सेस होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे हमारा विल्सन डिसीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो देखो अभी हमारे पास विल्सन डिसीज के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, क्या किसकी एक्सेस के कारण होता है? वो हमने बता दिया, कॉपर की एक्सेस के कारण होता है।
तो कौन सी मेटलो एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? सेरुलोप्लाज्मिन, ये हमें पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ईजीटी फोरमाइंस, जो कि हमारे पास एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। और ये ईजीटी करता है क्या बेसिकली? कॉपर के साथ क्या बना लेता है? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके कारण कॉपर की अमाउंट क्या हो जाती है हमारे पास? कम हो जाती है। तो ये बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नॉर्मली सभी स्टूडेंट इसको पढ़ के जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन दिया है, रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स बेंजल्डेहाइड फ्रॉम टॉलिन। देखो टॉलिन से हमें बनाना है बेंजल्डेहाइड, टॉलिन से हमें बनाना है क्या? बेंजल्डेहाइड। पहली रिएक्शन उसने करवाई है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। ये क्या होता है हमारे पास? क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। और इससे हमें क्या मिल जाता है? बेंजल्डेहाइड मिल जाता है। और ये फेमसली हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? इटार्ड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? इटार्ड रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शंस को। अगर हम टॉलिन की रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ करवाते, देखो K2Cr2O7 क्या होता है हमारे पास? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चाहे आपको K2Cr2O7 दे दे, चाहे आपको KMnO4 दे दे, तो आपको ऊपर वाला क्या होता है? पूरे पार्ट को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करना होता है? एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ से तो हमें क्या मिल जाता? बेंजोइक एसिड मिल जाता। देखो हमारा ऑप्शन तो आ चुका है, ऑप्शन तो हमारा फर्स्ट होगा, पर बाकी रिएक्शंस भी आपको पता होना चाहिए सो डैट हमारी रिवीजन साथ साथ होती रहे। उसके बाद देखो डाइबल एच के साथ रिएक्शन, ठीक है, डाइबल एच के साथ तो कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। डाइबल एच क्या होता है? बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। डाइबल एच क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये किस किस को रिड्यूस करता है? एक तो साइनाइड को रिड्यूस करता है, और एक हमारे पास एस्टर को रिड्यूस करता है। और रिड्यूस करके बनाता क्या? एल्डिहाइड। बट यहाँ पे तो हमें टॉलिन में तो कोई भी ना ही साइनाइड है ना ही एस्टर है, इसलिए ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? टॉलिन की रिएक्शन हमने करवाई है CH3 C डबल बॉन्ड OCl और साथ में एनहाइड्रस AlCl3। साथ में हमने क्या लिया है? एनहाइड्रस AlCl3। तो इस केस में बेसिकली हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगी। पहले हमें ये असाइल कटाइन मिलेगा और ये आके पैरा पोजीशन पे, ऑल्दो ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट पैरा क्या होता है हमारे पास? मेजर होता है। तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास? फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो देखो जो जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके साथ साथ रिवीजन भी होती रहेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तो आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता बेंजोइक एसिड कौन सा बनाएगा, तब हमारा ऑप्शन सेकंड टिक हो जाता। सभी रिएक्शंस को आपने पढ़ना है प्रॉपर वे के अंदर। उसके बाद देखो हमारे पास आपको दो रिएक्शंस दिए हैं और उनके लिए ई नोट सेल की वैल्यू पूछा है। तो ई नोट सेल बेसिकली होता क्या है? ई नोट सेल का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, प्रोवाइडेड दोनों दो हमारे पास कैथोड और एनोड है, दोनों किस में होने चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल में। तो देखो दोनों वैल्यूज हमें रिडक्शन पोटेंशियल में दी है। जब हमारे पास Fe+3 से +2 जा रहा है, इट मीन्स वो क्या रही है? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब Fe+3 से Fe+2 गया, डिक्रीज आया ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और यहाँ पे जिंक+2 जिंक में गया, यहाँ पे भी रिडक्शन हो गया। अब कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, वो एक्ट करता है एज कैथोड। मोर रिडक्शन पोटेंशियल वो एक्ट करेगा कैथोड की तरह, और जिसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो एक्ट करेगा हमारे पास एनोड की तरह। ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैथोड है वो किसका बनेगा? आयरन का, ठीक है ना। ये हमारे पास एज कैथोड वर्क करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और ये हमारे पास एज एनोड वर्क करेगा बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास कम है। तो अगर हमें ई नोट सेल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? कैथोड माइनस एनोड, मतलब 0.77 माइनस
माइनस 0.76, तो ये ऐड हो जाएंगे। 0.77 प्लस 0.76, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.53 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक का क्या है, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हर किसी स्टूडेंट को आता होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज इंक्रीज इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो सभी को पता है इसका आंसर आएगा हमारे पास विटामिन के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक 10th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देता। उसके बाद देखो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अल्काइन दिया है, अल्काइन का बेसिकली क्या करवाया हमने, हाइड्रेशन करवाया है। अल्काइन का बेसिकली हमने क्या करवाया है, हाइड्रेशन। ये हमारे अल्काइन दिया है, उसका हाइड्रेशन मतलब उसकी पानी के साथ रिएक्शन करवानी है इन Hg+2 एंड H+, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी रिएक्शन है ये, कुचरोव रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। जो स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं वहाँ पे ये रिएक्शन आपको मेंशन होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कुचरोव रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या करना होता है, हमने पानी को ऐड करना होता है। पानी को ऐड करना होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मतलब देखो पानी में क्या है, H+ एंड OH-। पानी में क्या है हमारे पास, H+ एंड OH-। तो हमने जो H+ और OH- को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है हमारे पास, जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब OH- कहाँ पे जाएगा, अल्काइन के वो पार्ट पे, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3C, एक ट्रिपल बॉन्ड हमने तोड़ दिया, यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे हमने लगा दिया H। तो ये वाला हमारे पास क्या मिल जाएगा, इनोल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म बोलते हैं। अब इनोल फॉर्म क्या कर जाएगी हमारे पास, टॉटोमराइज कर जाएगी, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन वहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या बेसिकली, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। तो कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। तो इस रिएक्शन को हम करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। देखो एक बार तो आपको रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी ये डिटेल में, जिसको हम बोलते हैं क्या, कुचरोव रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो थर्ड ऑप्शन हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा माइकल्स मेंटन इक्वेशन की बेस्ड है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास है क्या बेसिकली, आपको पहले कोई एंजाइम दिया है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलके ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है Ka और बैकवर्ड रिएक्शन का Ka डैश। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है टूट के विद रेट कांस्टेंट Kb हमें फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो बताता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेप तो रिवर्सिबल है, तो रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें रेट कांस्टेंट है Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। बट इस फॉर्म में तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बिकॉज जो ES है हमारे पास वो क्या है, एक इंटरमीडिएट है। ES क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो इनिशियली हम ना लें और फाइनली भी हमें ना दिखे। जैसे इनिशियली हमने एंजाइम और सबस्ट्रेट लिया था और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिला है, तो जो बीच में आया, बीच में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, वो एक तरह से क्या है, इंटरमीडिएट है। अब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उसकी कंसंट्रेशन को हमने क्या करना होता है, जीरो करना होता है। जो हमारे पास इंटरमीडिएट होता है उसकी कंसंट्रेशन को जीरो करना होता है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम पहली इक्वेशन से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन लिखें, तो अगर हम रिएक्टेंट मान लें किसको, E एंड S को, तो रेट कांस्टेंट का क्या एक्सप्रेशन हो रहा है, Ka इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन यूज़ किया है। पॉजिटिव साइन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे पहले रिएक्शन के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। दूसरी रिएक्शन देखो, अगर मैं इस रिवर्स रिएक्शन के लिए लिखूं तो कैसे लिखेंगे हम, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा -Ka डैश
इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन। अब आप सोचोगे यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट को मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है। जब रिएक्टेंट लेते हैं तो माइनस साइन यूज़ करते हैं, जब प्रोडक्ट्स की फॉर्म में होता है तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। थर्ड केस में देखो हमारे पास, अब इसमें क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, के बी माइनस के बी इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे माइनस क्यों यूज़ किया, बिकॉज एंजाइम सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, एक रिएक्टेंट है। तो टोटल चेंज इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू टी कितना रहेगा, के ए ई एस माइनस के ए डैश ई एस माइनस के बी ई एस। और एट, जब हमारे पास स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होती है तो इसकी कंसंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाता है, जीरो। तो इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, जीरो इज इक्वल टू, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैं आगे ले जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आपको पता है काफ़ी सारे क्वेश्चन तो रिपीट कर ही जाते हैं हमारे। देखो यहाँ पे हम जीरो करते हैं इसको, तो जीरो इज इक्वल टू ए इंटू इंजाइम इंटू सबस्ट्रेट माइनस के डैश इंटू इंजाइम सबस्ट्रेट माइनस के बी इंटू इंजाइम सबस्ट्रेट। तो निकालनी हमने किसकी कंसनट्रेशन है, इंजाइम सबस्ट्रेट की। तो ये नेगेटिव वाले मैं इधर पॉजिटिव साइड ले आता हूँ, के डैश इंटू इंजाइम सबस्ट्रेट प्लस के बी इंटू इंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल टू के इंटू इंजाइम इंटू सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे इंजाइम सबस्ट्रेट को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, के डैश प्लस के बी इज इक्वल टू के ओवर इंजाइम कंसनट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। तो इंजाइम कंसनट्रेशन का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, के इंजाइम सबस्ट्रेट ओवर के डैश प्लस के बी। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो एक बार मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा, के ओवर के डैश प्लस के बी। हाँ देखो बिल्कुल सही बन रहा है, परफेक्ट ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए, हमारा परफेक्ट आंसर बन रहा है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कैटेगरी और ग्रेजुएशन बेस्ड में रखूंगा, जो आपके एचटेट के अंदर पूछा गया था। बट जो हमारा ये टॉपिक है ये हम स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम स्किप भी कर सकते हैं अगर डिफिकल्ट होता है। बाकी क्वेश्चन सारे नॉर्मल है, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन एक भी टफ नहीं था। ये पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत टफ है, जिसमें हमें पेन पेपर यूज़ करना पड़ रहा है। बाकी सभी में हमें पेन पेपर भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एज इट इज़ रिपीट कर सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख के जाना एक बार। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास, कोई रिएक्टेंट दिया है, उसकी रिएक्शन डाइबल एच के साथ करवाइए। तो जब भी डाइबल एच होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी डाइबल एच वर्क करता है हमारे पास साइनाइड के साथ, डाइबल एच, और इसमें टेम्परेचर होता है हमारे पास -70 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ एल्डिहाइड। और अगर हम इसे एस्टर की रिएक्शन करवाएं, इसे एस्टर की रिएक्शन करवाएं डाइबल एच के साथ, तो हमने क्या करना होता है, ये पोलर बॉन्ड तोड़ना होता है, दोनों तरफ एच एच लगाने होते हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एक एल्डिहाइड बनता है हमारे पास और एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, बाकी किसी के साथ डाइबल एच रिएक्ट नहीं करता। बस ये दो रिएक्शन याद कर लिए अगर डाइबल एच की, तो डाइबल एच का हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। डाइबल एच की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके ऊपर दो दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे होते हैं। तो ये वाला क्या होता है, इसका बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, ये वाला रिएक्टेंट है। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड को मैंने सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिख लिया, सब कुछ सेम रहेगा। बस साइनाइड की जगह क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। साइनाइड की जगह क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो अगर ये दो रिएक्शन आती थी हमें तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था हमारे पास। तो देखो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे बीच वाली ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हमें, एल्डिहाइड दिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा।
ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए साइनाइड का एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड एक ही केस में बना, ये देखो सेकंड वाले केस में, यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखा दिया उन्होंने, तो सेकंड वाले केस में ही बना है। वैसे यहाँ पे लिख लेते कोई इशू नहीं था, क्योंकि उनके पास पेपर में जगह कम थी इसलिए उन्होंने नीचे लिख दिया। क्लियर है? तो देखो बाकी कहीं पे भी साइनाइड नहीं है, सिंपल है। ठीक है, 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर इस टाइप का। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होती है, जैसे ये मेरे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ये मेरे पास क्या है, कोई कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन होता है, यहाँ पे होता है पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे होता है हमारे पास पार्शियल नेगेटिव। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे R। तो अब मुझे बताओ, कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल आगे इजीली अटैक कर पाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखो सारे कंपाउंड्स बनाते हैं हम। बेंजल्डिहाइड ये होता है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, ये वाला, ये पी टॉलिडिन, पी टॉल्डिहाइड, मतलब पी पोजीशन पे हमारे पास ये एल्डिहाइड है और पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। उसके बाद पी नाइट्रो एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड सॉरी, तो ये वाला बन जाएगा नाइट्रो। ये और लास्ट कंपाउंड एसिटोफिनोन दिया है, एसिटोफिनोन ये होता है C+O CH3। चलो, ये हमारे पास कंपाउंड फर्स्ट है, ये कंपाउंड सेकंड है, कंपाउंड थर्ड है, कंपाउंड फोर्थ है। अब देखो, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है हमारे पास, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चेक करो। देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस कार्बन के ऊपर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे देखो CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +H, मतलब ये तो उल्टा क्या करेगा, ये तो उल्टा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे NO2 का होता है -R इफेक्ट, मतलब ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव अगर बढ़ गया तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास, हाईएस्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलो, तो इसके लिए हमारा आंसर जो बन जाएगा डेट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, पी नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब देखो एक दो बातें आपको बताता हूँ। जो हमारे पास एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी होती है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन्स। ठीक है ना, बिकॉज जो हमारे पास इनकी रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टूवर्ड्स, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक होते हैं हमारे पास स्टेरिक फैक्टर, मतलब साइड में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है, और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। क्या मतलब, वो हमारे पास देखो, जैसे ये हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो उतना क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। और साइड में जितने छोटे ग्रुप्स होंगे, देखो अगर बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दिए मैंने तो न्यूक्लियोफाइल का आके अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, एक है मेरे पास एल्डिहाइड और एक है मेरे पास कीटोन, तो किस में हमारे पास इजिली अटैक आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, इजिली अटैक कहाँ पे कर पाएगा, एल्डिहाइड। इसलिए जो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होती है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन्स। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको इंट्रोपी चेंज पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। जो आपको इंट्रोपी चेंज के फॉर्मूला याद रखने हैं वो सारे फॉर्मूलाज में लिखा देता हूँ। जो इंट्रोपी चेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेट इज NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। क्लियर है? तो ये वाले फॉर्मूलाज आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। क्लियर है? चलो, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा S इज इक्वल टू NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास इंट्रोपी चेंज के। अगर हमारे पास देखो, अगर कांस्टेंट
प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर, अब मुझे कैसे पता चला कांस्टेंट प्रेशर है, तो हमारे पास प्रोसेस कौन सा दिया, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। उसके अलावा अगर हमारे पास प्रोसेस हो आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक के अंदर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर हमारे पास प्रोसेस हो आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल के अंदर हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है ऑल दो, बट फिर भी आपको आना चाहिए। तो आप देखो, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया तो डेल एस का P1 किसके इक्वल आ जाएगा, P2। तो एल एन P1 ओवर P2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एल एन 1 क्या होगा, 0। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या बचेगा, डेल्टा एस का NCP ln T2/T1। ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाएगा फार्मूला। अगर आपसे पूछ लेता नेक्स्ट टाइम आइसोबारिक नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा चेंज कर देगा, वो पूछेगा आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू सेम हो जाएगी। तब हमारे पास इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NCV ln T2/T1। क्लियर है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे आइसोथर्मल के लिए पूछ ले, आइसोथर्मल के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर से बन जाएगा NR ln V2/V1, जहाँ हम लिख सकते हैं इसको NR ln P1 ओवर P2। ठीक है ना, तो ये वाले फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं। तो सारे फार्मूलाज जितने भी हमारे पास इंट्रोपी चेंज के होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब पूछा किसने, किसके लिए, उसने आइसोबारिक के लिए, तो आइसोबारिक वाला आंसर कर दो। लो, आइसोबारिक वाला आंसर ये पड़ा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये वाले फार्मूलाज, ये आइसोथर्मल के लिए, ये वाला फार्मूला आइसोथर्मल के लिए, ये भी आइसोथर्मल के लिए, और ये वाला फार्मूला हमारे पास आइसोकोरिक के लिए, और ये वाला फार्मूला आइसोबारिक के लिए। देखो सारे ही ऑप्शन डाल दिए उसने, ठीक है ना, बट उससे आइसोबारिक का पूछा है तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी उसकी मर्जी है, कोई भी फार्मूला पूछ सकता है, तो हमें सारे ही आने चाहिए जो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर सकते हैं, हम सभी फार्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये रिएक्शन है हमारे पास, कुछ इस तरह का कंपाउंड दिया हमें पहले, तो हम बोल सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल दिया है हमें, बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन हमने HBr के साथ करवाई है, तो कुछ नहीं होगा, ये OH की जगह Br लग जाएगा, OH की जगह क्या लग जाएगा, Br। उसके बाद उसकी रिएक्शन हमने करवाई है KCN के साथ। ठीक है, आपको पता है साइनाइड माइनस आएगा, यहाँ पे SN2 के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो कर देगा, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई हमारे पास, SN2। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, SN2। तो नेक्स्ट देखो उसने क्या करवाई है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाई है। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये H2H+, तो यहाँ पे उसने करवाई है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो आज मैं आपको दो रूल बता देता हूँ, हाइड्रोलिसिस के दो रूल्स होते हैं हमारे पास, ये लिख लो यहाँ पे। जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं कंप्लीट, अगर आपको कुछ नहीं मेंशन तो आपने कंप्लीट ही मानना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएं, अगर हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएं, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या बनता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस केस में हमारे पास अमाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो उसने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमारे पास अमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट उसने रिएक्शन करवाया हमारे पास NaOBr, इसकी जगह और क्या लिख सकता था वो, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2, ये भी दे सकता था। ये बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन क्या हो जाता है हमारे पास, कम हो जाता है। तो हमने ये वाला बेसिकली करना था, CO डबल बॉन्ड हटा देना होता है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। फाइनल प्रोडक्ट जो हमें दिखाई देगा कुछ इस तरह का, CH2NH2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका नामकरण करें अगर, क्या होगा, फिनाइल, फिनाइल मीथेन अमाइन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, फिनाइल मीथेन अमाइन। तो फिनाइल मीथेन अमाइन क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमारे पास नाम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड। ये सेकंड ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट होगा।
उसके बाद देखो हमारे पास क्या दिया है, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। ठीक है, जब भी साइनाइड आ जाए, केसीएन आ जाए, तो हमारे पास याद रख लेना रिएक्शन होती है बेंजोइन कंडेंसेशन। रिएक्शन कौन सी होती है हमारे पास, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो ये सारी नेम्ड रिएक्शन है, आप लोग को एक और पढ़ लेनी है, एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, ठीक है, नोवेंजल, माइकल एडिशन, ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन, सभी आपको एक बार तो पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, ए विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स वेपर पास्ड ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैं सिंपल आपको बता दूं, ये होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन अगर हम कॉपर एट 573 केल्विन करवाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं कॉपर के साथ 573 केल्विन के ऊपर, तो ये कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। सभी को आती होगी इतनी बेसिक रिएक्शन तो। बट 3 डिग्री के केस में अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, तो अगर उसकी रिएक्शन हम करवाएं कॉपर एट 573 केल्विन पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और पानी यहाँ से रिमूव हो जाता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें दिखाई देता है दैट इज़ एल्कीन। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो हमें दिखाई देता है वो एल्कीन होता है। क्लियर है। तो एल्डिहाइड कीटोन किस केस में नहीं बनेगा, 3 डिग्री, 1 डिग्री के केस में एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल के केस में कीटोन बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हमारे पास क्या बनती है, एल्कीन बनती है। तो उसने पूछा क्या है, किस केस में हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं बनेगा। तो मुझे बताओ, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो इस केस में एल्डिहाइड बन जाएगा, इस केस में हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनेगा, इस केस में 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बन जाएगा। फाइनल वाला भी हमारे पास क्या है, 1 डिग्री है, तो इसमें क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो किस केस में नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड के केस में, बिकॉज ऑप्शन नंबर सेकंड के केस में हमारे पास एल्कीन क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं कॉपर एट 573 केल्विन। ठीक है, एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक की एज इट इज रिएक्शन है, सभी स्टूडेंट्स को आती होगी, बहुत ही फेमस रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें पीएच फाइंड आउट करना है, हमें NaOH और HCl का सोल्यूशन दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो HCl दिया है हमें, HCl की मोलैरिटी दी है आपको और वॉल्यूम दिया है। अगर हम मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स आ जाएंगे। आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। अगर हमने नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। ये सिंपल से हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं। तो HCl के मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, मिलीमोल्स ऑफ HCl, तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 50, दैट इज 10 मिलीमोल्स आ जाएंगे। अब उसके बाद देखो, अगर हम बात करें मिलीमोल्स ऑफ NaOH, वो किसके कुल आ जाएंगे हमारे पास 50 इंटू 0.1 मिलीमोल, दैट इज 5 मिलीमोल। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो कौन सा होगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक हो जाएगा। देखो हमारे पास एक एसिड है जिसके 10 मिलीमोल्स हैं, एक बेस है जिसके 5 मिलीमोल्स हैं, दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो हमारे पास कुछ HCl और कुछ NaOH क्या हो जाएगा, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और कुछ HCl की हमारे पास अमाउंट बच जाएगी। तो HCl की मिलीमोल्स कितने बच जाएंगे, मिलीमोल्स ऑफ HCl लेफ्ट, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 मिलीमोल्स माइनस 5 मिलीमोल्स, और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 5 मिलीमोल्स। चलो हमारे पास HCl जो फाइनल सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा, बिकॉज हमारे पास सिर्फ HCl ही पेंडिंग है। तो यहाँ से अगर हम देखें मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ HCl लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ HCl लेफ्ट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मिलीमोल्स लेफ्ट, मिलीमोल्स लेफ्ट ओवर टोटल वॉल्यूम, ओवर के लेंगे हम टोटल वॉल्यूम, तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो 5 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 100 ml हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 0.05 मोलर। क्लियर है। तो हमारे पास जो H प्लस की अमाउंट है वो कितनी आ जाएगी, 0.05 मोलर।
तो अब हमने निकालना क्या है, पीएच निकालनी है। अगर हमने पीएच निकालनी है, पीएच का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू -log 10 हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा पीएच इज इक्वल टू -log 0.05, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -log 5 इंटू 10⁻⁻²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 -log 5। log 5 होता है हमारे पास 0.7, तो 2 - 0.7 हमारे पास आ जाएगा 1. तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच होगा दैट इज़ 1.3। ये डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते थे, कोई हमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस जो स्टेप्स मैंने किए हैं वो पेपर में थोड़े से फास्ट करने होते हैं हमें स्टेप, तभी हम क्वेश्चन को ईजिली अप्रोच कर पाएंगे। उसके बाद देखो, ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई है HI के साथ। तो ग्लूकोज क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसकी 4-5 रिएक्शन होती है ये ग्लूकोज की, एक HI के साथ होगी, एक ब्रोमीन के साथ होगी, ब्रोमीन वाटर के साथ, एक कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप डेफिनेटली पढ़कर जाना। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें, स्ट्रक्चर में कैसा होता है, इसका हमें फिशर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। फिशर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, 4 कार्बन होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, H2OH, फिर HOH, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप होता है ऊपर, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहाँ पे HOH, थर्ड नंबर कार्बन पे HOH का पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो उसने रेड फॉस्फोरस नहीं लिखा है, सिंपल HI लिख दिया तब भी चल जाएगा। क्या, तो इस केस में क्या होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एल्डिहाइड को भी अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल को भी अल्केन में। तो सेम हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का कार्बन का हेक्सेन मिल जाता है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर हम रिएक्शन करवाते फ्रक्टोज की, अगर हम रिएक्शन करवाते फ्रक्टोज की सेम रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ, तब भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट एन हेक्सेन ही ऑब्टेन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज की, सभी को पढ़कर जानी है एटलीस्ट एक बार। उसके बाद देखो, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमने 3 फिनाइल प्रोपिन की रिएक्शन करवाई HBr के साथ, तो 3 फिनाइल, ये देखो प्रोपिन, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया प्रोपिन। इसकी 3 नंबर 1 2 3, ये 3 नंबर पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 फिनाइल ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन हमने करवाई है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड करवाई है, और हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो आपको पता है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी रूल को हम बोल देते हैं क्रैश इफेक्ट, या इसी को हम बोल देते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्लियर है। तो इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट होता है Br नेगेटिव, वो कहाँ पे जाएगा, एल्कीन के वो वाले पार्ट पे जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बोनेट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं कुछ, यहाँ पे फिनाइल है, CH, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा हमारे पास, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो अगर हम नामकरण करें, नाम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 1 पे ब्रोमो, 3 पे फिनाइल, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो, हमारे पास कोई सोल्यूशन दिया है, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट टेम्परेचर, बट विल टेम्परेचर विल बी द वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर बार। आपसे पूछा है केबी दिया है, और आपसे टेम्परेचर पूछा है। बेसिकली आप देखो, अगर हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी। तो आपको मोलैलिटी कितनी दी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है, ये हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है।
नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। मास आपको कितना दिया है 18 ग्राम, मोलर मास कितना होता है हमारे पास 180 ग्राम पर मोल, ये है आपको। मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। तो यहाँ पे मोलैलिटी हमारे पास कितनी आ गई 0.1 मोलर, ये क्या आ गई हमारे पास, मोलैलिटी आ गई। मोलैलिटी आ गई तो डेल्टा टी भी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, के बी दिया हमें 0.52 इंटू मोलैलिटी आ गई हमारे पास 1। अब डेल्टा टी भी क्या होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है, इक्वल टू 0.52 आ जाएगा। अब मुझे बताओ प्योर वाटर कितने में बॉयल होता है, प्योर वाटर कितने में बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख दूंगा मैं 373.15 केल्विन, क्लियर है। ये केल्विन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन में अगर हमने कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं बेसिकली डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तब हमारे पास कोई चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है केल्विन के अंदर। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन का हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 373.15 इक्वल टू 0.52। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट निकालें सोल्यूशन का वो किसके इक्वल आ जाएगा 0.52 प्लस 373.15, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास 373.15 है और इसके अंदर हमने ऐड करना है 0.52, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे 0.1 को मल्टीप्लाई करना था 0.1 को, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती 0.052, छोटी सी करेक्शन करूँगा 0.052 और यहाँ पे भी 0.052, छोटी सी मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी। कि जहाँ पे मैंने 0.52 के 0.052 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 373.15 प्लस 0.052, यहाँ पे 0.052 ऐड करेंगे 2037, ठीक है। तो बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन सोल्व हो गया, मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया था। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। देखो फोटोकेमिकल स्मोक बोल दो या इसको लंडन स्मोक बोल दो, ठीक है, आपने पढ़ी होगी ये, है ना। तो आंसर आ जाएगा इसका 4, ठीक है। CFC NCERT की एज इट इज लाइन है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको लिखा हुआ है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक का, वहाँ पे CFC नहीं दिया हुआ। उसके बाद देखो जो हमारे पास लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ये क्या पूछा है हमसे, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप मुझे बताओ जो वॉन्टो फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं जितना हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास डिक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सबकी सेम दी है, तो ग्लूकोज के लिए वॉन्टो फैक्टर कितना होगा 1, NaCl के लिए कितना होगा 2, सुक्रोज के लिए 1 होगा, BaCl के लिए होगा 3। तो जितना आई ज़्यादा होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन 4। उसके बाद देखो ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव प्रोपेन टू ऑन एंड मिथेनॉल। तो हमें प्रोडक्ट्स दिए, क्या ओजोनोलिसिस करवाया रिएक्शन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवाया और जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं एक तो बना है प्रोपेन टू ऑन और एक बना है हमारे पास मिथेनॉल। तो उनने पूछा है रिएक्टेंट क्या होगा, हम प्रोडक्ट्स को लिख लेते हैं। ये प्रोडक्ट तो एक बना है प्रोपेन टू ऑन जिसको हम एसीटोन बोल सकते हैं और एक बना है हमारे पास इथेनॉल। अब जब हमने रिएक्टेंट फाइंड आउट करना होता है तो ट्रिक देख लो इसकी कैसे होती है। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं इनके C डबल बॉन्ड O को आगे कर दो, इनको कुछ इस तरह से लिख लो और इसको कुछ इस तरह से लिख लो, क्लियर है। दोनों के C डबल बॉन्ड O को आगे कर दो और यहाँ से दोनों ऑक्सीजन को बाहर करके हमारे पास C डबल बॉन्ड C में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट बन जाएगा। तो इसका नामकरण कर लो, नामकरण करेंगे इसका तो क्या होगा 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल आ रहा है
2 पे मिथाइल आ रहा है और ये छोटी सी एरर कर गया, ये मिथानल लेना था, यहाँ पे एच आएगा, एच आएगा। तो मिथानल दिया, मैं इथेनॉल ले गया यहाँ पे एच कर लो, कोई इशू नहीं है। तो 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, नाम बन जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारा करेक्ट बन जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या होगा बेसिकली, रिएक्टेंट ये वाला होगा हमारे पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ अगर हम इसका नाम करेंगे, नाम इधर से कर लो, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर है? तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़कर जाना। उसके बाद देखो, ये डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा गया आर्टिफिशियल स्वीटनर, आपकी एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, और कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी की लाइन से पूछे गए, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास अस्पार्टिम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन, हमारा करेक्ट बन जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद देखो हमारे पास आपको गिब्स फ्री एनर्जी पूछिए, तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है हमारे पास -NF E0 सेल। तो एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, कैडमियम से कैडमियम +2, कैडमियम से कैडमियम +2, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। -2 इंटू 96500 इंटू E0 सेल कितना दिया हमें, 0.7 वोल्ट। जो ये वाली एनर्जी निकालोगे आप जूल में आ जाएगी, इसको 1000 से डिवाइड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा किलो जूल में। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो, दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट जाते, ये ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा आंसर तो नेगेटिव में आना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा -131.51 किलो जूल। आप सॉल्व कर लेना अपने एंड पे, हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, और आंसर किस में आएगा, ये किलो जूल के अंदर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये कोहलराश रूल के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास। क्या इसको आप ट्राई करोगे, एक बार मैं इसको बताता हूँ कैसे। देखो NaOH का डाटा दिया हमें, सपोज करो x है, BaCl2 का डाटा दिया हमें, सपोज कर लो y है, और हमारे पास डाटा दिया है NaCl का भी, NaCl का भी डाटा दिया है, सीक्वेंस ही चलते हैं। NaCl का डाटा दिया हमें y, और BaCl2 का डाटा हमें दिया है, सपोज कर लो z। तो आपसे पूछा किसका है, BaOH ट्वाइस का, है ना। तो आपने क्या करना है, सभी को तोड़ के लिख लो। यहाँ पे Na+OH- मिलेगा, यहाँ पे Na+ Cl- मिलेगा, और यहाँ पे Ba+2 मिलेगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ, आपको एक तो वेरियम चाहिए, पहले वाला चाहिए। क्लियर है? एक तो आपको पहले वाला कंपाउंड चाहिए, और दूसरा हमें NaOH, ठीक है, ये चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें OH चाहिए। तो पहले तो इस इक्वेशन का जो डाटा आएगा x का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2x बन जाएगा, और ये एज इट इज जेड रह जाएगा। क्लियर है? अब हमें Na+ तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें Ba क्या हमें चाहिए, क्या एंड Ba+2 OH-। क्लियर है? तो हमारे पास OH- यहाँ से मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2Cl- लिखना था। तो आपने करना क्या है, सिंपली ये Z हो गया हमारे पास, इसके अलावा इस वाली इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2y। तो अब जब करोगे क्या, सिंपली 2x में से 2y को माइनस कर देना, और z को क्या कर देना, ऐड कर देना। जब आप ये वाले इक्वेशन लगाओगे, तो आपके पास रिजल्टिंग क्या बन जाएगा, BaOH ट्वाइस। क्या इसको सॉल्व कर लेना, बिकॉज कैलकुलेटिव पार्ट है, आप अपने एंड पे कर सकते हो। कोहलराश रूल के बेस्ड क्या था, ये हमारा एक क्वेश्चन था। उसके बाद देखो, एक्सेस ऑफ बिच आयन कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास नाइट्रेट आयंस, डेट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई बाहर से नहीं है, इसलिए मैं आपको सभी को रेकमेंड करूंगा कि आपने एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। ठीक है ना, तो जो अच्छे क्वेश्चन है वो तो सभी कर देंगे, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो सभी को आते हैं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हमें टिक करने हैं, उसके लिए आपको एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है। कौन कौन से चैप्टर्स की आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, एक तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, इसकी एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लेना। एक हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ यहाँ पे आपको ड्रग्स का आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा एक पॉलीमर केमिस्ट्री को भी एनसीईआरटी पढ़ लेना।
पॉलीमर केमिस्ट्री की आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, तो वहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। ये इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है? देखो फुरान किसको बोलते हैं हम, ये वाला कंपाउंड हमारे पास होता है फुरान। क्लियर है? तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। देखो ये किसको फॉलो कर रहा है? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ऑन इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ सोल्यूशन द स्पेक्ट्रा विल, देखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? इस बैथोक्रोमिक को हम क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट। और हिप्सोक्रोमिक को हम क्या बोल देते हैं? ब्लू शिफ्ट। क्लियर है? तो हमारे पास या तो आंसर हो सकता है ए और डी का कॉम्बिनेशन, ए और डी का कॉम्बिनेशन होगा, या हमारे पास आंसर होगा बी और सी का। देखो दो ऑप्शन तो हम डायरेक्टली काट चुके हैं, बिकॉज हमें पता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन क्या है? जो हमारे पास हमने फिनोल के अंदर पीएच को इंक्रीज कर दिया। पीएच को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? बेसिक करेक्टर इंक्रीज कर दिया, मतलब बेसिक करेक्टर बेस की प्रेजेंस इंक्रीज कर दी। तो यहाँ पे होगा क्या? बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। हमारे पास क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन का। अब फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा? हाईली रेजोनेंस है, ये यहाँ पे क्या होगा? हाई रेजोनेंस होगा। हाई रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो दो लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप्स हैं, एनर्जी गैप्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। अगर एनर्जी गैप्स डिक्रीज हो जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लैम्डा मतलब वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और लैम्डा इंक्रीज को ही हम क्या बोलते हैं? पैथोक्रोमिक शिफ्ट। पैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट बोल देते हैं। इसी को हम पैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी दोनों करेक्ट होंगे। देखो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो जिंक कैडमियम मरकरी ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। एक नीचे होता है कैपनोसियम, क्या वो भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। का अटोमिक नंबर 112 होता है, वो भी हमारे पास क्या नहीं होता? ट्रांजिशन मेटल। आंसर आएगा हमारे पास जिंक। उसके बाद आपको पूछा स्वाट्स रिएक्शन, पहली रिएक्शन दी है आपको, कौन सी दी है? ये हेलोल्केन है, एलोरीन का एनसीईआरटी की रिएक्शन है। ये पहली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहली क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन है। दूसरी हमारी एंटी एडिशन वाली एज इट इज एनसीईआरटी की रिएक्शन है। थर्ड वाली स्वाट्स रिएक्शन है ये, और फोर्थ वाली हमारे पास डार्जन प्रोसेस। देख लो कौन सा पूछा है उसने, ये सारी में लिख दिए। थर्ड पूछा है। उसके बाद ये वाले आपको पैरामीटर्स पूछे हैं, किसके लिए हैं? तो ये आंसर आ जाएगा हमारा मोनोक्लिनिक। आपको एक टेबल याद करना होता है, ठीक है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ठीक है, वो सारे आपको पैरामीटर्स ए बी सी और अल्फा बीटा गामा वो याद होना चाहिए। ठीक है, आपको एनसीईआरटी की सॉलिड स्टेट बुक में मिल जाएगा। क्या आप एनसीईआरटी अगर नहीं ले जा रहे हो तो आप ओल्ड वर्जन लेके आना एनसीईआरटी, है ना? जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए एनसीईआरटी लेने जा रहे हैं, या तो आप ऑनलाइन पढ़ लो पीडीएफ से, या अगर आप लेने जा रहे हो तो ओल्ड लेके जाना, ओल्ड वर्जन, ठीक है ना? तो न्यू एनसीईआरटीज जो आ रही हैं में तो काफ़ी सारे टॉपिक्स को उन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद देखो ये वाली क्वेश्चन, हमारे पास कोई एसिड दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ करवाई है। इस रिएक्शन का नाम होता है हमारे पास HVZ रिएक्शन, एल बोलार्ड, एल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और इस रिएक्शन में होता क्या है? अल्फा हेलोजिनेशन हो जाता है, अल्फा हेलोजिनेशन हो जाता है। तो अल्फा पोजीशन पे आके हेलोजन लग जाता है। जैसे ये हमारे पास एसिड दिया हुआ है, अब इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच है। अब हम क्या करेंगे? इस तरह से लिख लेते हैं इसको,
जब हम इसकी हैलोजिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2, ठीक है, एक H हटेगा और उसकी जगह पे Cl लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नामकरण कर लेते हैं इसका, 1 2 3 4, ये 2 पे क्लोरो आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच हो गया, ब्यूटानोइक एसिड, 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 121 डिस्कस करते हैं। तो पूछा है आपसे द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनबी, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए नायोबियम की जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है 3D सीरीज होती है। 3D सीरीज में कौन से मेंबर होते हैं, कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये होती है हमारे पास 3D सीरीज। अब 3D सीरीज के नीचे क्या आता है हमारे पास, 4D सीरीज। 4D सीरीज के कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास 4D सीरीज के मेंबर्स। अब देखो हमारे पास जो एनबी है नायोबियम, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है हमारे पास वेनेडियम के नीचे। तो वो लाई कहाँ कर रहा है हमारे पास, वेनेडियम के नीचे लाई कर रहा है। तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, तो वेनेडियम की तो सबको पता होगी ना, ये क्या होती है हमारे पास 3D3 4s2। तो हम इसकी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगी हमारे पास 4D3 5s2, ठीक है, तो ऐसी हम ऑप्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट कौन से ऑप्शन टिक कराते, स्टूडेंट ऑप्शन टिक कराते ऑप्शन नंबर फोर्थ, बट एक्चुअल में इसका आंसर फोर्थ नहीं है। तो एक्चुअल में तो इसका आंसर फोर्थ नहीं है, तो क्या यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, वो होती है 4D4 5s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास 4D4 5s1, तो करेक्ट आंसर तो थर्ड बन गया, बट हमें कैसे पता चलेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये एक्सेप्शनल है। देखो जो हमारे पास 3D सीरीज होती है उसमें क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है एंड कॉपर का एक्सेप्शन होता है। जो हमारे पास 4D सीरीज होगी 5D सीरीज होगी, इनके अंदर भर भर के एक्सेप्शन होते हैं। जैसे देखो हमारे पास निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D8 4s2, तो हम प्लेटिनम का क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4D8 5s2 होगा, बट ये नहीं होता। प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारे पास 4D10 5s0। तो आप एक प्लेटिनम की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, तो प्लेटिनम एक ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसके 5s के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए तो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, ठीक है, मतलब ns के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और जीरो भी। तो जीरो स्पेशली यूज़ किया जाता है, वो प्लेटिनम के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो प्लेटिनम की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक्सेप्शन तो और भी हैं, जैसे उसने नायोबियम का पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए था। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी ट्रिक्स बताऊँ आपको कि कैसे हम हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको वो पूरी ट्रिक्स भी बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इसका मैंने आंसर कर दिया आपको ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि एक्सेप्शनल केस था। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ किन किन एलिमेंट्स की आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। देखिए तो नायोबियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, एक एफ ब्लॉक में होता है एलिमेंट, एफ ब्लॉक में गैडोलिनियम, गैडोलिनियम होता है और उसका अटोमिक नंबर होता है हमारे पास 64, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। और एक होता है हमारे पास प्लेटिनम, ठीक है ना। जो मैंने एलिमेंट्स लिख दिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली करके जाना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट केस हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनके बेस्ड। चलो ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 122, a substance that is translucent, waxy solid and shows chemiluminescence। तो इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर होता है हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा था, व्हाइट फॉस्फोरस। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, आपको पता है जो फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना, फॉस्फोरस तीन टाइप्स का होता है हमारे पास। जो फॉस्फोरस होता है
वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो फॉस्फोरस होता है हमारे पास, एक तो होता है वाइट फॉस्फोरस, एक होता है हमारे पास रेड फॉस्फोरस, और एक होता है हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस में 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है अल्फा फॉर्म और एक होती है हमारे पास बीटा फॉर्म। ये सभी को पता होगा। अगर हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है भाई? सबसे ज़्यादा ब्लैक फॉस्फोरस की स्टेबिलिटी होती है, उसके बाद रेड फॉस्फोरस की, और उसके बाद हमारे पास वाइट फॉस्फोरस की। तो ये किसका ऑर्डर होता है? हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। किसकी स्टेबिलिटी का? एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। चाहे आपसे स्टेबिलिटी का पूछ ले, चाहे मेल्टिंग पॉइंट का पूछ ले, चाहे मेल्टिंग पॉइंट का पूछ ले, दोनों का सेम ही ऑर्डर आएगा। क्लियर है? तो जो साथ में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ, सो डैट आपके जो प्रॉपर नोट्स बन जाएं और एज इट इज़ हम 55 प्लस क्या कर पाएँ, टारगेट कर पाए केमिस्ट्री पोर्शन में एटलीस्ट। बिकॉज सीडीपी मुश्किल आ सकती है, बाकी सब्जेक्ट मुश्किल आ सकते हैं, बट केमिस्ट्री ईजी आएगी एच टेट के अंदर, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, आपकी डेफिनेटली बढ़िया स्कोर रहने वाला है अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड। देखो कोई भी सब्सटेंस जब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, कोई भी सब्सटेंस जब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि जिस फॉर्म में वो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन अकरिंग फॉर्म। ये मोस्ट कॉमन अकरिंग फॉर्म। देखो स्टेबल फॉर्म को नहीं हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते, हम उस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म मिलते हैं जो मोस्टली पाई जाती है। जो मोस्टली पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर कार्बन की हम बात करें, ग्रेफाइट भी होता है कार्बन, तो कार्बन तो डायमंड भी होता है, बट हमें इजीली अवेलेबल कौन है? ग्रेफाइट है ना। तो ग्रेफाइट क्या होती है? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सिमिलरली फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होती है? हमारे पास गैसेज होती हैं, तो ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो ब्रोमीन होता है हमारे पास लिक्विड होता है, ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन लिक्विड क्या है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। तो आयोडीन सॉलिड क्या है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। तो कहाँ पे मिलेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको? ठीक है, एक टॉपिक होता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक होता है, उसके अंदर सभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स को आपको लिखवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। तो देखो इसमें पूछा उसने, द स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट जीरो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ब्रोमीन लिक्विड के लिए तो जीरो होगी, बिल्कुल सही बात है, डेल्टा एच फॉर्मेशन। ग्रेफाइट के लिए भी जीरो होगी। ब्रोमीन गैस लिखा है, देखो ब्रोमीन गैस लिख दिया ना तो गलत हो गया, बिकॉज ब्रोमीन तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ऑरेंज कलर होता है ब्रोमीन का, ठीक है, तो वो तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक था हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या था इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना, जो मास के ऊपर क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो मास के या अमाउंट के इंडिपेंडेंट होती हैं, अमाउंट इंडिपेंडेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास? आपको पता होगी, जैसे ईएमएफ भी हमारे पास क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा हमारे पास डेंसिटी हो गया, एक मोलैरिटी हो गया। मोलैरिटी भी हमारे पास क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये टेम्परेचर, प्रेशर के। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंटेंसिव होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जितनी भी एनर्जी टर्म्स हैं, देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मुझे एक बात बताओ, जितनी भी एनर्जी टर्म्स होती हैं हमारे पास, एनर्जी टर्म में कौन कौन सी? इंटरनल एनर्जी होगी, इंथैल्पी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी होगी, इंट्रोपी होगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हो गया। जितनी भी एनर्जी टर्म्स हैं, ठीक है, ऑल एनर्जी टर्म्स क्या होती हैं? ऑल एनर्जी टर्म्स क्या होती है हमारे पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने कम खाना खाया और किसी ने ज़्यादा खाना खाया,
तो एनर्जी में तो डिफरेंस आएगा ही ना। तो जितनी भी हमारे पास एनर्जी टर्म्स हैं वो क्या होती है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके अलावा हमारे पास हो गया मास भी एक्सटेंसिव हो गया, मोल्स भी हमारे पास क्या हो गए, एक्सटेंसिव हो गए, वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। ठीक है, तो आप सभी को लिस्ट पता होगी कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होती है और कौन सी इंटेंसिव होती है। तो थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ के चले जाना, इजी क्वेश्चन आता है, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, मैंने देखा है थर्मोडाइनमिक्स की वेटेज कुछ एक्स्ट्रा ही होती है। ठीक है ना, बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में थर्मोडाइनमिक्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करना है, एक और एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेनी है कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देख लेना है। ठीक है, आपको ज़्यादा कोई हाई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 5-5 6-6 हज़ार रुपये की कोर्स लेने की ज़रूरत है। आप सिंपल अपनी बुक्स को रीड करके भी ये 55+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना, या आप कहीं से टेस्ट सीरीज जरूर लगाना। ठीक है ना, आप इस एचटेट के लिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाना। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज जहाँ पे भी आपको अफोर्डेबल मिल जाए, तो हमारी ऐप में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 199 रुपीज़ में, एक कंप्लीट एचटेट की जो टेस्ट सीरीज है। तो वहाँ से आप टेस्ट लगाओ, तभी हमें अपनी जो गलतियाँ हैं वहाँ पे पता चलेगा और हमारी इंप्रूवमेंट होगी। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाना। बाकी स्टडी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एक्सटेंसिव होती है। बाकी सभी क्या है हमारे पास, इंटेंसिव है। बाकी सभी क्या है हमारे पास, इंटेंसिव है। जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट। देखो, जो हमारे पास CCl4 मॉलिक्यूल है, ठीक, वो तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके अलावा BF3, ठीक है, BF3 भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी जो म्यू नेट है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट इनका 0 आ जाएगा। अब देखो दो केस बचे हैं हमारे पास, NH3 का और एक है हमारे पास NF3 का केस। NH3 के केस में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कौन सी शेप होती है इसकी, पिरामिडल शेप होती है। और NF3 के केस में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, 3 फ्लोरीन है, तो इसकी भी पिरामिडल शेप है। तो दोनों में से किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा। तो देखो हमारे पास, जब हमारे पास नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर की तरफ हमेशा हमने डाइपोल को शो करना होता है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो सारे जो डाइपोल हैं एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सारे डाइपोल क्या है, ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं NH3 के केस में। अब अगर हम NF3 की केस देखें, तो यहाँ पे जो डाइपोल ऊपर वाली डायरेक्शन में आएंगे, और हमेशा जो डाइपोल है लोन पेयर की डायरेक्शन में जाता है, और N और F के अंदर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल किसकी डायरेक्शन में आ जाएंगे हमारे पास, फ्लोरीन की डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि दो डाइपोल्स हैं, एक तो नीचे को लग रहा है और एक ऊपर को लग रहा है, तो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट कम हो रहा है। ठीक है ना, डाइपोल आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा किस केस में हो गया हमारे पास, NH3 के केस में डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा हो गया। क्लियर है, तो NH3 के केस में डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया हमारे पास, ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट हो जाएगा। अब और क्या क्वेश्चन बनेगा आपसे, अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आता है तो नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको 3 मॉलिक्यूल देगा, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, और इनकी डाइपोल मूवमेंट पूछेगा आपसे, इनके डाइपोल मूवमेंट का हमारे पास क्या ऑर्डर होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या ट्रिक करेंगे कि यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर होता है वो देख लो एक बार। जो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर होता है हमारे पास CH3Cl का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है बेसिकली, फिर हमारे पास ब्रोमीन का, और उसके बाद हमारे पास आयोडीन का। तो ये क्या होता है हमारे पास, एग्जैक्ट ऑर्डर होता है किसका, डाइपोल मूवमेंट का। अब हमें कैसे पता चला ये वाला ऑर्डर है और ये चेंज क्यों आया ऑर्डर में। देखो, जो डाइपोल मूवमेंट होता है हमारे पास, डाइपोल मूवमेंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो अगर हम चार्ज के बेसिस के ऊपर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ क्यू, तो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बनेगा CH3F, देन CH3Cl, देन CH3Br और उसके बाद CH3I। ये ऑर्डर बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर हम डिस्टेंस के बेसिस के ऊपर देखें तो हमारे पास बिल्कुल इसका ऑपोजिट ऑर्डर बन जाएगा।
ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसका क्या बन जाएगा, ऑपोजिट ऑर्डर बन जाएगा। तो अब हमने क्या किया है, दोनों का एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट देखा, बिकॉज दो ऑर्डर आपस में क्या हो रहे हैं, अपोज हो रहे हैं। जब हमने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया, हमारे पास क्या मिला ऑर्डर, ये वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एग्जैक्टली आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है, तो इसको आपने स्टार मार्क करके नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्शन गोज इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। देखो हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो रिएक्शन में कंडीशन क्या दिया हमें, जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हम करेंगे, इक्विलिब्रियम बिल्कुल उसका ऑपोजिट करेगा। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करने के लिए कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स विल डिक्रीज। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो देख लो पहले केस में, देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ये तो हमारे पास डेल्टा एन जी जीरो वाला केस है, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 2 है, तो कम मोल की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा इक्विलिब्रियम, कम मोल्स की तरफ। यहाँ पे देखो सॉलिड को हम कंसीडर नहीं करते, सॉलिड को हम कंसीडर नहीं करते, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड कम मोल्स हैं, तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास यहाँ पे 4 है टोटल और यहाँ पे 2 है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम चल जाएगा। उसने वही पूछा है बैकवर्ड डायरेक्शन का, रिवर्स डायरेक्शन का, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट बन जाएगा। मैंने सारी ऑप्शन आपको वेरीफाई करके बता दी, किस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम, और किस केस में हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है, एक और आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है आपके पास। देखो एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है किसका, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देगा आपको, या बोल देगा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों का मतलब क्या होता है, हमारे पास सेम ही होता है। चाहे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछ ले, चाहे पूछ ले मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ग्रुप 17 की स्पेशली याद कर लेना आप। ग्रुप 17 का एक्सेप्शनल केस होता है, सभी ने पढ़ा होगा, क्लोरीन का हाईएस्ट, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। तो ये क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर होता है किसका, हमारे पास ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। चलो ये वाला ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। तो आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ ग्रुप नंबर 17 की, तो हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा F2 Cl2 Br2 और I2, इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी बोल दो या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल दो। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बोल दो या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल दो, क्या आएगा। तो इसका आंसर याद रखना, क्लोरीन फिर ब्रोमीन, और जो फ्लोरीन है वो तीसरे नंबर पर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब तो हमारा डिटेल पार्ट होता है जो सिलेबस में हम पढ़ते हैं। बट फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं वो आप नोट करते चलो, जो एग्जाम्स में मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक है ना, जो एग्जाम्स में मोस्टली रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। चलो ये वाला ऑर्डर बन जाएगा, सिंपल, क्लियर है। उसके बाद देखो हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इज। तो आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी ब्रोगली
वेवलेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लैम्डा क्या होता है h/mv। तो h की वैल्यू कितनी होती है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। मास कितना दिया हमें 100 ग्राम दिया है, तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। SI सिस्टम के अंदर 100 डिवाइड बाई 1000 ग्राम आ जाएगा, मतलब 0.1 kg आ जाएगा। क्लियर है, 0.1 kg इंटू उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास ये तो 10 1 ही हो जाएगा नीचे, तो आंसर आ जाएगा 6.64 इंटू 10⁻34 मीटर। ठीक है ना। तो ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था, इजी कैलकुलेशन थी, और छोटा सा आपको यूनिट कन्वर्जन इस क्वेश्चन के अंदर लगाना था। उसके बाद देखो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कौन सी कंडीशन होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारे पास जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस देन 0। तो ये वाली कंडीशन होती है फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, जो डेल्टा जी है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा सेकंड। और देखो हमारे पास क्या होता है, एक बक्सा बना लिया करो आप। ये बक्से के अंदर क्या किया करो, कुछ टर्म्स लिखनी है आपको। सत्य, प्रकाश, वेरी, टायर्ड, ए, गॉड, ए यू। ठीक है, ये वाली ट्रिक सीख लेना आप। ये वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके सुन लेना। सत्य, प्रकाश, वेरी, टायर्ड, ए, गॉड, ए यू। इस तरह का हम क्या बोलते हैं इसको, ये मैक्सवेल मैजिक स्क्वायर बोलते हैं इसको, मैक्सवेल मैजिक स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम कर क्या सकते हैं बेसिकली, देखो हमारे पास डेल्टा जी की टर्म में डेल्टा जी की टर्म में क्या लिखते हैं, डेल्टा जी यहाँ पे साइड में क्या है डेल्टा जी के PNT। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस देन 0 पे क्या होता है हमारे पास, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अगर मुझे ए की टर्म में बताना है, जू की टर्म में बताना है, या एच की टर्म में बताना है, तब भी हम बता सकते हैं। अगर मुझे डेल्टा एच की टर्म में बताना है, फिर सभी के केस में लेस देन तो आएगा ही। डेल्टा यू की टर्म में बताना है लेस देन तो आएगा ही, डेल्टा ए की टर्म में बताना है लेस देन तो आएगा ही। बट साथ में कांस्टेंट कौन से होंगे, कौन से कांस्टेंट होंगे, तो जैसे देखो एच का केस लेंगे, एच के साइड में क्या है एस और पी। तो एस एंड पी लेस देन 0 होगा, तभी हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मुझे यू की टर्म में बताना है, तो यू के साइड में क्या है एस एंड वी। यू के साइड में क्या है एस एंड वी है, तो एस एंड वी लेस देन पे क्या होगा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर हमें ए की टर्म में बताना है, तो ए के साइड में क्या है वी एन टी। तो जब डेल्टा ए हमारे पास एट कॉन्स्टेंट वी एन टी लेस देन 0 होगा, तब हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये सारी कंडीशन किसकी है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ये सभी कंडीशन होती हैं। एग्जाम में डेल्टा जी वाली पूछी गई है, नेक्स्ट टाइम कोई भी जो आपसे इक्वेशन पूछी जा सकती है फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। उसके बाद देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है n स्क्वेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला कितना होता है 2n स्क्वेयर। ठीक है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 0, 1 एंड 2, सभी को पता है। तो 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है s को, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है p को, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है d को। मतलब यहाँ पे 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। क्लियर है। तो 3s में s के अंदर हम एक डब्बा बनाते हैं, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं हम, और d के अंदर 5 डब्बे बनाते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो सबको क्लियर होगा। तो आप काउंट कर लो टोटल n इज इक्वल टू 3 के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास, क्लियरली दिख रहे हैं आपको, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब एक के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 3, वो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 18। तो यहीं से तो हमारे पास फॉर्मूलाज बने, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है एन स्केयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n स्केयर।
कैसे होते हैं ये सब, ये यहाँ से मैंने प्रैक्टिकली उसको प्रूफ कर दिया। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखो हमारे पास द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो आपको देखो मीथेन का कंबशन करवाना है। किसी भी चीज़ का कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये सभी को पता होगा। अब देखो इस रिएक्शन को पहले तो बैलेंस कर लो। यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है। उसके बाद आप इस सीक्वेंस में बैलेंस किया करो। सबसे पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया करो, और फिर किसको बैलेंस किया करो? ऑक्सीजन को। बिल्कुल ईजी बैलेंसिंग होगी। तो देखो कार्बन एक है, एक इधर हो गया। उसका हाइड्रोजन बैलेंस करो। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आगे मैंने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? 2 आगे लगा दिया। तो ये हमारी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी। तो यहाँ पे देखो इसका क्या है? 16 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 मोल है। जैसे मोल की टर्म में देख लो, यहाँ पे CH4 का क्या है? 1 मोल है। तो 1 मोल से कितना वाटर मिल रहा है? 2 मोल वाटर मिल रहा है। 1 मोल से क्या मिल रहा है हमारे पास? 2 मोल वाटर मिल रहा है। 1 मोल मीथेन का क्या मतलब हो गया? 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन से क्या मिल रहा है हमें? ये 2 मोल वाटर। 1 मोल वाटर का क्या मतलब होता है? 18 ग्राम। 2 मोल वाटर का क्या मतलब हो जाएगा? 36 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन से हमारे पास क्या मिलेगा? 36 ग्राम वाटर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ये हमारा इजी क्वेश्चन है। चैप्टर कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या इसको हम मोल कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं, या इसी चैप्टर का नाम होता है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये वाला टॉपिक होता है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आपको स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी आती है। बेसिकली मोल मोल एनालिसिस होता है, मोल मास एनालिसिस होता है। ठीक है, मास मास एनालिसिस होता है। ठीक है, सभी एनालिसिस को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन। ठीक है ना, तो मुझे इतनी तो पता है, जो मैग्नेटाइट होता है और हेमेटाइट होता है वो तो ऑक्साइड और होते हैं। जो हमारे पास हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है वो तो क्या होती है हमारे पास? ऑक्साइड और होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सिडराइट। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे पास? सिडराइट। अब देखो जितने भी हमारे पास ओर्स हैं वो मैंने सभी लिख दिए। जितने भी ओर्स हैं मैंने सभी लिख दिए। जैसे PBS इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं गैलेना। ठीक है, HGS मर्करी सल्फाइड को हम बोलते हैं सिनाबार। ZNS को हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। ठीक है, CU2S को हम बोलते हैं कॉपर ग्लांस। उसके अलावा हमारे पास FeS2 को हम बोलते हैं फुल्स गोल्ड। ठीक है, ये सारी क्या है हमारे पास? इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव करके रख लेना। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ओर्स भी आपको याद होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 को हम बोलते हैं क्या? हेमेटाइट। Fe3O4 को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछेगा। उसके अलावा बॉक्साइट क्या होती है? Al2O3.2H2O, इसको हम बोलते हैं क्या? बॉक्साइट। और उसके अलावा Fe2O3.3H2, इसको हम बोलते हैं लिमोनाइट। क्लियर है? तो एक ये इंपॉर्टेंट होती है यूरेनियम 3O8, इसको हम बोलते हैं क्या? पिंच ब्लेंड। क्लियर है? तो जितने भी और हैं ये सभी आप एक बार देख के चलिए ना, बिकॉज डायरेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है सेम, जो आपका 2022 का पेपर है उसमें और से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी और थे मैं ले आया आपके लिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाले ओर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आपसे पूछा गया सिडराइट। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या था? सिडराइट था। क्लियर है? तो देखो सिडराइट हमारे पास कार्बोनेटेड और है। यहाँ पे कार्बोनेटेड और है, सारी लिस्ट दे दी मैंने तो आपको। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं मैग्नीसाइट। दोनों के मिक्सचर को कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं? डोलोमाइट। ये अकेले आयरन के कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? सिडराइट। जिंक के कार्बोनेट को हम बोलते हैं क्या? कैलामाइन। क्लियर है? सारी लिस्ट आपके सामने पड़ी है कार्बोनेट और की। तो उसने पूछा भी क्या है हमारे पास? इनमें से कौन सा कार्बोनेट और है आयरन का? क्या तो मैग्नेटाइट क्या होता है हमारे पास? Fe3O4। ठीक है, हेमेटाइट क्या होता है? Fe2O3। ठीक है, सिडराइट क्या होता है हमारे पास? FeCO3। क्लियर है? अभी आपको और भी याद होगी। ठीक है, आयरन पायराइट्स भी देख लेना आप क्या होता है।
ये भी देख लेना आप, यहीं पे लिस्ट होगी, ठीक है। सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने, तो पढ़ लेना। एक ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिप्सम का पता होना चाहिए, ठीक है ना, इप्सम सोल्ट का पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये KNO2, KNO3 सॉरी, KNO3 को हम बोलते हैं इंडियन पीटर सॉल्ट। KNO3 को क्या बोलते हैं हम? इंडियन पीटर सॉल्ट। और NaNO3 को हम क्या बोलते हैं? चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? चिली सॉल्ट पीटर। और KNO3 को हम क्या बोलते हैं? इंडियन सॉल्ट पीटर, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आई होप आप लोग को सारी लिस्ट क्लियर हो चुकी होगी, जो भी आपको कोर्स के बारे में। देखो सारी लिस्ट लेके आया हूँ, तो एक बार पढ़ लेना। जैसे आयरन पायराइट होता है, क्या होता है? FeS2। यहाँ पे आयरन पायराइट में आ जाएगा FeS। सारी लिस्ट है आप, तो एक बार पढ़ना आपकी ड्यूटी है। उसके बाद देखो हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है, उसका IUPAC नेम पूछा है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कीटोन है और एक है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने अगर सीनियोरिटी टेबल पढ़ा है, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप्स पढ़े हैं, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पे होता है। तो अगर ये टॉप पे है तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब जो हमारे पास कीटोन है, कीटोन एज क्या काम कर रहा है हमारे पास? जूनियर ग्रुप है। अगर जूनियर ग्रुप है तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे? बेसिकली प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो कीटोन जब यूज़ होता है, वैसे हम कीटोन के टाइम क्या यूज़ करते हैं? ऑन यूज़ करते हैं। बट जब वो मेन चेन में होता है, अब वो क्या है? साइड, छोटा ग्रुप है, जूनियर ग्रुप है, तब हम उसका क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सो यूज़ करते हैं, है ना। जब ये किसकी तरह करता है? जूनियर ग्रुप की तरह एक्ट करता है। क्लियर है? तो अब देखो 5 पे ऑक्सो दिख रहा है मुझे, 5 पे ऑक्सो दिख रहा है, 6 कार्बन है हेक्सानोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नेमिंग हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है जो आपके IUPAC नेम बेस पूछा गया था 2022 के अंदर, ठीक है। तो 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखो, कैलोनाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल, ठीक है, कैलोनाइट, ठीक है। ये यहाँ पे याद कर लेना कि एल्यूमिनियम की ओर होती है। किसकी ओर होती है हमारे पास? एल्यूमिनियम की ओर होती है। एक बॉक्साइट होती है, एक कैलोनाइट होती है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, आपको क्या दिए हैं? काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिए हैं, उनकी 2s की एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। देखो आपने अगर बोहर मॉडल पढ़ा है, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू Z²/n²। क्लियर है? तो ये क्या होता है हमारे पास? एनर्जी का ऑर्डर। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -Z²/n²। ये बात समझ आ गई नेगेटिव में। तो अब n तो सबके लिए सेम कर रहे हो ना, 2s पूछ लिया, n तो 2 फिक्स कर दिया सबके लिए। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -Z²। तो यहाँ के मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे Z बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे पास Z बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ये मतलब है? नहीं, एनर्जी घटेगी। क्यों? देखो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, बट नेगेटिव साइन के साथ है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, बट नेगेटिव साइन के साथ हैं। क्लियर है? तो जैसे जैसे Z बढ़ेगा, एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास? डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो सबसे कम Z किसका है हमारे पास? Z मतलब अटोमिक नंबर। यहाँ पे Z किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अटोमिक नंबर की, ठीक है। और n क्या होता है हमारे पास? ऑर्बिट, जो शेल नंबर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा, सबसे कम एनर्जी हो जाएगी H वाले की, सॉरी सबसे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि Z बढ़ेगा एनर्जी कम होगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? करेक्ट बन जाएगा। देखो इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा हमें क्या लगाना पड़ा यहाँ पे? लॉजिक लगाना पड़ा। और ये RPSC का क्वेश्चन था, ये RPSC PGT 2018 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऑप्शन, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। तो सेम वहीं से उन्होंने क्या कर दिया? रिपीटेड क्वेश्चन डाल दिया, बट इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हैं, और उसमें पूछा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किस केस में होगी। तो मुझे एक बात बताओ, कोबाल्ट के केस में अमोनिया ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे +3 में कोबाल्ट के केस में ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे भी क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो हम पहले तो वही ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें क्या है? फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। अब ये वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? ये हमारा कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट है।
क्लियर है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास कोबाल्ट F6-3 दिया है, तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हमारे पास कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट मीन्स कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास 3d7 4s2। अगर कोबाल्ट +3 में आ गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3d6। अगर 3d6 है ये हमारे पास, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास हो गया 3d 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आगे होता है हमारे पास 4s, फिर होता है 4p और आगे होता है हमारे पास 4d। क्लियर है सभी को। तो अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो बैक पेयरिंग करवा देता। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो बैक पेयरिंग करवा देता, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 पॉसिबल था। बट क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है काफ़ी वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो हमारे पास ये वाले एटम एक S3p और 2d क्या होंगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनेगी दैट इज sp3d2। तो 136 नंबर क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिया है। फेमस रिएक्शन आपको पता ही होगा, जब हम फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो हमारे पास फॉस्फीन गैस मिलती है, प्लस हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एक तो वाटर होता है और साथ में जो प्रोडक्ट मिलता है हमें Na2HPO3। तो ये वाला क्या मिलता है हमें साइड में प्रोडक्ट मिलता है NaH2PO2, ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो आपसे पूछा है इसमें फॉस्फोरस PH3 और H2PO2 के अंदर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, तो इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक आपके पास P4, एक है PH3 और एक है H2PO2-। जब भी कोई एटम अपनी नेचुरल फॉर्म के अंदर होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है 0। यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, तो 3 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे निकालो हाइड्रोजन के ऊपर +1 होती है और 2 हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है। फॉस्फोरस की x मान लो, ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है, ओवरऑल चार्ज क्या है -1 है। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो यहाँ से आएगी -1, ये -2 और यहाँ पे +4 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। ठीक है, तो देखो वैसे तो इजी क्वेश्चन था। आप अगर PS3 देखते तो इस केस में पहले केस में 0 फिर +3 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे एटॉमिक नंबर 117 इस फैमिली में बिलोंग होगा। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक होती है हमारे पास, अगर आपसे कोई एलिमेंट पूछा जाए 104 से लेके 118 तक, तो इसका कौन सा ग्रुप होगा हमारे पास, इसका कौन सा ग्रुप होगा। तो ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। ये लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। जैसे अगर आपसे पूछा है 112 नंबर एटॉमिक नंबर है, तो वो 12th ग्रुप को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा 12th ग्रुप को। अगर आपसे पूछा है 115, तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा 15th ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो 15th ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली। सिमिलरली आपसे पूछा कौन सा है 117, तो 117 के लिए 17th ग्रुप आ जाएगा। 17th ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास हेलोजन फैमिली। 17th ग्रुप को हम क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है एटॉमिक नंबर 118, तो हमारा आ जाता है नोबल गैसेस। अगर आपसे पूछा जाता है एटॉमिक नंबर 119, तो नोबल गैस के बाद स्टार्टिंग से फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा एल्कली मेटल्स। अगर आपसे पूछा जाता है एटॉमिक नंबर 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ग्रुप नंबर 2। क्लियर है, ये सभी ध्यान रख लेना। आपसे कोई भी पूछ सकता है, या अगर आपसे एटॉमिक नंबर 117 पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आपसे 119 पूछ सकता है, 120 पूछ सकता है, तो आपको देख लेना। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपके काम आ जाएगी। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है सोडियम पोटाशियम की, तो पोटाशियम की एक्स मान लो प्लस
ठीक है, 2 × -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कितना रहेगा -4। ये तो कोई सेंस नहीं बन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि पोटाशियम की हमेशा फिक्स होती है +1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करो ना ऑक्सीजन की। +1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -1, x कितना रहेगा -12। क्लियर है? तो यहाँ पे पोटाशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ जाएगी -12 आ जाएगी। और जो इस तरह के ऑक्साइड होते हैं इनको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इनको हम क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स के केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज -12। एक होता है हमारे पास पर ऑक्साइड्स। पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जब दो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा -1 का चार्ज होगा, उसको हम बोलेंगे क्या? पर ऑक्साइड। और एक होता है हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड कैसे हो जाएगा हमारे पास? इनके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा सिंपल, या उनको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ऑक्साइड। जैसे Na2O, ये क्या है हमारे पास? एक नॉर्मल ऑक्साइड है। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है। इसके अलावा KO2 हो गया, RbO2 हो गया, ठीक है, CgMO2 हो गया। ये सभी क्या है हमारे पास? सुपर ऑक्साइड्स हैं। सभी क्या है? सुपर ऑक्साइड्स हैं। अगर हम बात करें Na2O2 की, तो ये क्या है हमारे पास? ये पर ऑक्साइड है। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करते हैं सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक कॉम्प्लेक्स दिया है, नाम दिया उसका, कंपाउंड पूछा है। तो आपसे पूछा है ट्रिस इथाइलिन डायमीन। तो इथाइलिन डायमीन क्या होता है? EN होता है। तो इथाइलिन डायमीन 3 होंगे, ये 3 इथाइलिन डायमीन होंगे। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हमारे पास 3 इथाइलिन डायमीन होंगे, बाहर सल्फेट होगा। कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन, बाहर सल्फेट होगा। क्लियर है? तो अगर हमने चार्ज को बैलेंस करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 देखो किस केस में आ रही है। तो इथाइलिन तो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे तो कोबाल्ट की -2 आ जाएगी, कोई सेंस नहीं बन रही। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट की -4 आ जाएगी। कोबाल्ट +3 में दिया है और सल्फेट दिया आपको। पहले केस में ना +2 आएगी, पहले केस में एरर कर गया मैं, है ना। इसको ऐसे तोड़ के लिख लो ना, तोड़ के लिखेंगे क्या बनेगा? कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन, ये सल्फेट के ऊपर अगर -2 था तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट की +2 आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज पहले केस में कोबाल्ट +2 में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस में देखो, अगर ये 3 है तो इनके ऊपर कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन राइस। और इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा हमारे पास दैट इज -4 यूनिट्स का। तो 3 कोबाल्ट के ऊपर -4, कोई सेंस नहीं बन रहा है। ये लास्ट वाला केस सही लग रहा है मेरे को, क्या करते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन ट्वाइस, इसके ऊपर -6 चार्ज आ जाएगा। 2 कोबाल्ट के ऊपर +6 आ जाएगा। 2 कोबाल्ट के ऊपर कोबाल्ट के ऊपर 2 कोबाल्ट के ऊपर +3 है, 6 है। 1 कोबाल्ट के ऊपर +3 आ जाएगा। ये बिल्कुल ये फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर था डेट इज ऑप्शन नंबर 4, जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के क्या करना था? चेक करना था। उसके बाद देखो, आपको रेट कांस्टेंट के कुछ लॉ बता देता हूँ। अगर सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है A से B, और उसका रेट कांस्टेंट है K, अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय n, अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय n करते हैं तो Na से Nb हो जाएगी रिएक्शन। तो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है, सॉरी रेट कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है? पावर बन जाता है, मतलब K की पावर क्या आ जाएगा? n। क्लियर है? अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं, अगर हमने वो क्या बन जाती है? पावर √ बन जाती है। या उसके बाद अगर हम दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके रेट कांस्टेंट क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर हम दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उनके जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाते हैं? सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड में आ जाते हैं। तो ये सिंपल से रूल होते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास डाटा गिवन क्या है? H2 + I2, ये 2HI बन रहा है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। और आपसे पूछा किसके लिए? 2H2 + 2I2 गिविंग 4HI। तो आपको दिख रहा है रिएक्शन को हमने जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो न्यू रिएक्शन है इसका अगर रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, x क्या हो जाएगा हमारे पास? Kc का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास
जो पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द आइडल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज। तो आइडल गैस के लिए देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारे पास Z होता है, जिसका फॉर्मूला होता है PV/RT, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रियल वॉल्यूम ओवर आइडल वॉल्यूम। इस तरह से भी हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास आइडल गैस हुई तो उसके लिए Z की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है हमारे पास। उसके अलावा अगर Z ग्रेटर देन 1 है या Z लेस देन 1 है, तो उस केस में अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर लेस देन 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। तो ये दोनों केस किसके हो जाएंगे हमारे पास, ये केस हो जाएंगे हमारे पास रियल गैस के। ये वाले केस किसके हो जाएंगे, रियल गैस के। और Z इज इक्वल टू 1 किसका केस हो जाएगा हमारे पास, आइडल गैस का। और किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इसके लिए तो हमारा आंसर आ गया, आइडल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशंस। क्रिटिकल कंडीशंस के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 3/8 होगा ऑप्शन, या इसी को सॉल्व कर लेना 0.375। तो ये डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको फॉर्मूला देना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर का 8A/27 RB। ये वाला फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर का ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और सेम सब्सटेंस का क्या हो, रिडक्शन हो। तो आप मुझे बताओ ClO माइनस, ClO2 माइनस है, ClO3 माइनस है और ClO4 माइनस है। तो इसमें जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे क्लोरीन +1 में है, यहाँ पे क्लोरीन +3 में है, यहाँ पे क्लोरीन +5 में है, और यहाँ पे क्लोरीन है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब मुझे बताओ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या मतलब क्या होता है, कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो, मतलब एक सब्सटेंस है जैसे क्लोरीन है, उसी का ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी का क्या हो जाए, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर ले। और रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर ले। अब जो कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे क्लोरीन यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो क्लोरीन की हाईएस्ट होती है, तो क्या इसके ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो ये क्या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देगा, नहीं करेगा। तो जब भी कोई सब्सटेंस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तब वो कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं कर सकता। जैसे इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास ClO4 माइनस। तो एक रूल बना लेना, जब भी कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तब वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। उसके बाद देखो हमारे पास जैसे ClO3 माइनस किया है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकता है +7 को, और डिक्रीज भी कर सकता है +3 में। तो सभी सब्सटेंस, बाकी सभी सब्सटेंस हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो कर सकते हैं, बिकॉज बाकी सभी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं एज वेल एज डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस आइडियल कंडीशन इज। कंडीशन क्या होगी, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जो प्रोसेस जिसमें ना ही कोई हीट इन्वॉल्व हो, ना ही हीट बाहर जाए, ना ही हीट अंदर आए, मतलब उसमें जो हीट इन्वॉल्व होती है क्यू, वो क्या होती है 0। क्लियर है। उसके अलावा आइसोथर्मल में क्या कंडीशन आ जाएगी, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो ΔT 0। अगर आपसे आइसोबारिक की कंडीशन पूछ ले, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ΔP 0 आ जाएगा, एज वेल एज DP 0 हो जाएगा। यहाँ पे ΔT भी 0 एंड DT भी 0 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डेल V 0 हो जाएगा, DV भी 0 हो जाएगा। एक होता है हमारे पास क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस,
क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, जो काफ़ी स्लोली होते हैं, है ना, जो प्रोसेस काफ़ी स्लोली होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो आप देख सकते हो थर्मोडाइनमिक्स की वेटेज इस एग्जाम के अंदर रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। थर्मोडाइनमिक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, इनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है HP हरियाणा टेट के लिए। उसके बाद देखो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगेगा। अब ये डिफिकल्ट क्यों है मैं बताता हूँ, हमें कौन सा ऑर्डर पता है, और यहाँ पे कुछ फेमस एग्जाम्पल है जो आपको एज इट इज केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। देखो ये तो हमारे पास रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम होगी, तो रेडियो एक्टिविटी सारी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। चलो ये वाली ऑप्शन तो किसी भी हालत में आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर होगी हमारे पास, ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर हो गई, तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आपको क्लास में एज इट इज पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई मेटल सरफेस के ऊपर, जैसे प्लेटिनम मेटल है, इसके ऊपर आके कोई गैस एब्जॉर्ब होगी, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ओवर द सरफेस ऑफ मेटल एट हाई प्रेशर किसको फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इस ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखो बेसिसिटी ऑफ द फॉलिंग हाइड्राइड इज मैक्सिमम, ठीक है, बेसिसिटी पूछा है आपसे। तो देखो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं नाइट्रोजन के, NH3 हो गया, PH3 हो गया, SH3 हो गया, SbH3 हो गया, ठीक है ना, ये सभी क्या है हमारे पास हाइड्राइड्स हैं। तो सभी के ऊपर लोन पेयर्स हैं, सभी के ऊपर क्या है लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो अगर हम सोचें तो कौन सा लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएगा, तो वो नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसके पास क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो जाता है इजिली डोनेशन के लिए अवेलेबल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर था डेट इज ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। देखो हमारे पास जो नोड्स होती हैं, नोड्स होती है हमारे पास, उसमें दो तरह की नोड्स होती हैं, एक होती हैं एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स, और एक होती है हमारे पास रेडियल नोड्स, एक होती है हमारे पास रेडियल नोड्स। नोड्स बेसिकली क्या होती हैं, नोड्स वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास जीरो होती है। और जो नोड्स होते हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंगुलर नोड्स और एक होते हैं हमारे पास रेडियल नोड्स। तो एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, जितनी हमारे पास एल की वैल्यू होती है उतने एंगुलर नोड्स होते हैं। एल क्या होता है यहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और रेडियल नोड्स कितनी होती है हमारे पास n-l-1। तो ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला फॉर रेडियल नोड्स। तो अगर हम देखें, अगर हमसे एंगुलर नोड पूछा है डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे एंगुलर नोड्स भी कितनी आ जाएंगी, एंगुलर नोड्स भी हमारे पास 2 आ जाएंगी। तो इस केस में हमारे पास एंगुलर नोड्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, एंगुलर नोड्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 2 आ जाएंगे। उसके बाद देखो हमारे पास इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, जैसे जी हमारे पास क्या है कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मेटल है, अगर चारों लिगेंड सेम हुए, जैसे यहाँ पे CO लगा दिए, यहाँ पे CO लगा दिए, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, तो हम सिस ट्रांस डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्या मतलब होता है, सिस ट्रांस। तो यहाँ पे तो सारी आइडेंटिकल पोजीशन है, कहीं पे भी हम सिस या ट्रांस नहीं बता पाएंगे, तो इस केस में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो हम इजिली समझ सकते हैं। जो पहला कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं प्लेटिन, पहला कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं प्लेटिन। प्लेटिन की दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है हमारे पास सिस प्लेटिन और दूसरी होती है हमारे पास ट्रांस प्लेटिन। ठीक है, जो प्लेटिन होता है कि दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है सिस प्लेटिन और एक होती है हमारे पास ट्रांस प्लेटिन। और जो सिस प्लेटिन होता है ये हमारे कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है ना, कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होता है। अब इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास प्लेटिनम होगा, ठीक है, उसमें अगर अमोनिया और अमोनिया दोनों सेम साइड है और क्लोरीन दोनों सेम साइड है,
तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, सिस्प्लेटिन। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिस्प्लेटिन बोलते हैं। अगर हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन ऑपोजिट साइड है, जैसे ये प्लेटिनम है, ये क्लोरीन क्लोरीन क्या है आपस में ऑपोजिट साइड में, अमोनिया अमोनिया आपस में ऑपोजिट साइड में, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लेटिन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे हम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर लेंगे। पहला केस देखो हमारे पास Mn साइनाइड 6 3 तो यहाँ पे Mn+3 में है। Mn+3 में क्या होता है हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास 3D4 कॉम्प्लेक्स, मतलब D4 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो नीचे क्या होता है हमारे पास T2G लेवल, ऊपर क्या होता है EG लेवल 1 2 3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर है। तो आपने इतनी CFT तो पढ़ी होगी, मैं बेनिफिट उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं मुझे। सेकेंड केस देखो हमारे पास FeCN6-3, तो यहाँ पे हमारे पास Fe+3 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि D5 होता है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस होगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे बैक पेयरिंग हो जाएगी बिकॉज साइनाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। फिर थर्ड देखो हमारे पास FeF6-3, यहाँ पे Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो Fe+3 में क्या हो जाएगा D5। बट क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड होता है। फ्लोरीन क्या होता है हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड होता है। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, तो इस केस में बैक पेयरिंग नहीं होगी। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, बिकॉज 5 से ज़्यादा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट बन जाएगा। चलो हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन के साथ खत्म हो चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। तो इसमें आपसे पूछा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल की है। मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना होता है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है हमारे पास, हम पहले स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेरिक नंबर हमारे पास 2 होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन तो निकालते क्या हम, स्टेरिक नंबर। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्टेरिक नंबर 3 होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 4 होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 5 होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 6 होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्टेरिक नंबर 7 होगा तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब स्टेरिक नंबर निकालते कैसे हैं, स्टेरिक नंबर निकालते कैसे हैं, स्टेरिक नंबर निकालते कैसे हैं हमारे पास, का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने किसके, सेंट्रल एटम के, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम को कंसीडर करना है साइड वाले, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना सराउंडिंग में, प्लस माइनस चार्ज। ठीक है ना। अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो हम माइनस करेंगे, अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो हम प्लस करेंगे। कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखो हमारे पास। जैसे पहला है NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करेंगे, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के 5 होते हैं, प्लस सराउंडिंग एटम कितने हैं 4 है, क्योंकि प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा स्टेरिक नंबर, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 साथ में क्या फ्लोरीन है, तो 5 आ जाएगा। 5 पे क्या आ जाएगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा। उसके अलावा अगर इसकी देखें स्टेरिक नंबर, इस जीनोन का कितना होता है 8 प्लस 4 फ्लोरीन डिवाइड बाई 2, तो 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसकी। इसके अलावा इसकी देखें स्टेरिक नंबर, ठीक है ना, हाफ इंटू ये जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना, साथ में सराउंडिंग एटम कितने 4 हैं डिवाइड बाई 2, तो 6 इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d। चलो हमसे उसने पूछा था sp3d हाइब्रिडाइजेशन किसकी है, हमारा आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है अपने पूरे जो वीडियो सोल्यूशन थे आपके केमिस्ट्री पोर्शन के, ठीक है, 2022 के पेपर के। तो आई होप आप लोग को सभी वीडियो सोल्यूशंस क्लियर होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो सोल्यूशन अच्छे लगे हैं और उनको लगा है कि उनकी नॉलेज में कुछ इन्हेंसमेंट हुई है, तो वो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो जो
टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास, ठीक है, आपने वैल्यूएबल एक कमेंट ऐड करना है। ठीक, कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टाइप की वीडियोस को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम बनाएं, उसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बनाएं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, तो उसके आप रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को बाई चांस कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो 8437068169। अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8437068169। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल टाइम के अंदर, टाइम बाउंड होगी, विद इन ऐप, सिर्फ 199 रुपीज़ में, 200 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी टेट की, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। क्योंकि वो थ्योरी सभी पढ़ते हैं, सभी अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे पास किसकी कमी होती है, टेस्ट प्रैक्टिस करने की कमी होती है। मैक्सिमम अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप 199 रुपीज़ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो टेट के लिए। इसके अलावा आई होप सभी सोल्यूशन आपको क्लियर होंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए किसी स्टूडेंट को, ये वाली क्लास की स्लाइड्स की, तो पीडीएफ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, वहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ भी क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। उसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो केमिस्ट्री A to Z। प्ले स्टोर पे सर्च करना केमिस्ट्री A to Z, वहाँ पे आपको हमारी ऐप भी मिल जाएगी। उसके अंदर भी काफ़ी सारे कोर्सेज हमारे प्रोवाइडेड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।